हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने की ये नेक्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप पहले जैसा ही प्यार देंगे, सीखेंगे। अच्छा, ये क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, ये उनके लिए है। इसे मैंने क्या किया है कि छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से किसी भी पैसेज के लाइंस को, इंग्लिश पैसेज के लाइंस को हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ उसकी हिंदी वही क्यों निकल रही है, पूरी ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच को समझा रहा हूं ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को किसी दूसरे पैसेज में अप्लाई कर सकें। तो लेट्स बिगिन। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। स्टोरी का टाइटल है हमारा द एलिफेंट एंड द स्पैरो। स्पैरोज यानी कि गौरैया और एक हाथी की कहानी है। ये क्या है? एज आई ऑलवेज से किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं, अगर हमें उसे कॉम्प्रिहेंड करना ही है तो हम सबसे पहले करते क्या है कि उसके सब्जेक्ट को पता करते हैं और वर्ब को पता करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये वर्ब ये दिया गया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे ये दिया गया है इसका सब्जेक्ट। एन एलिफेंट इसलिए यूज किया गया है, एन को यूज करने का एक रीजन तो ये है कि ये वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरी बात, द क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि द तब लगाते हैं जब हम किसी ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज नोन टू बोथ स्पीकर एंड द लिसनर। तो ऐसा तो कैसा ही नहीं, पहली बार है। ये वर्ब भी हमारा एक्टिव वॉइस का भी, एक्टिव पैसिव क्या है, इसके कम से कम पिछले जितने वीडियोज है सब में यही किया गया है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इसको पहले के वीडियो को भी देखें, एक से देखें तब बेहतर समझ में आएगा। तो क्रस्ट जो है सेकेंड फॉर्म है। एज आई ऑलरेडी सेड, आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगर हम किसी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे जरूर हो सकते हैं जो किसी दूसरे टेंस के मतलब रहेंगे, पास्ट के ही, पास्ट से रिलेटेड इसके स्टेट चेंज हो सकते हैं, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट पर कुछ ऐसा जरूरत के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली ऐसा ही किया जाता है। तो यह एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दिया है तो यही डूअर है। तो एक एलिफेंट ने क्रश कर दिया। क्या क्रश कर दिया? मतलब तहस नहस कर दिया, कुचल दिया अ स्पैरोज नेस्ट। स्पैरोज नेस्ट का मतलब वो स्पैरो का जो घोंसला है उसको तोड़ दिया बाय मिस्टेक। अब देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। जो बाय प्रेपोजिशन है ना, ये क्या क्या बताता है? एक तो सबसे पहले ये बताएगा ट्रांसपोर्टेशन कैसे आए, तो बाय कार, ट्रांसपोर्टेशन। किसी ने पूछ दिया और बाई क्या बताता है, तो ये डूअर बताता है कि काम किसने किया, द स्नेक वाज किल्ड बाई द मैन, तो बाई द मैन डूअर है। तीसरा डेडलाइन, ये क्या बताता है? डेडलाइन बताता है। क्या बताता है? डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब कि आई विल हैव रीच्ड देयर बाय देन, तो बाय देन का मतलब है उस वक्त तक, ये डेडलाइन है। बाई का यूज हम और भी एक फंक्शन के लिए कर सकते हैं, मैनर बताने के लिए। मैनर, जैसे आप बोलते हैं ना कि भैया तुम यहाँ कैसे आए, आपने बोला कि मैं चल करके आया, तो बाई वॉकिंग। क्या बनाया? बाई वॉकिंग। तो ये जो बाई वॉकिंग है ना, इसका मतलब है कैसे का आंसर दे रहा है। तब चूंकि वॉकिंग आईएनजी बन गया तो जेरंड हो गया, जब जेरंड हो गया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो मैं बताना ही चाहता हूं कि जब बाई का यूज आप मैनर बताने के लिए करते हैं तो इस बाई और इस नाउन के बीच में ना हम यहाँ पे कोई दूसरा डिटर्मिनर यूज नहीं करते, एकदम ऐसे ही रहता है ये। जैसे भैया बिल कैसे पे करोगे, तो मैं बोलूंगा बाई चेक, तो बाई द चेक नहीं होगा, ये बाई चेक। ये बाई चेक का मतलब क्या है? मैनर है, इस तरीके से, नॉट कैश, बाई चेक। अब जैसे कि इस सेंटेंस की बात यहां पे की जाए, बाय मिस्टेक जो किया गया है, तो बाय मिस्टेक का मतलब क्या? कैसे किया? जानबूझ के किया क्या? नहीं, बाय मिस्टेक। इसी वजह से इसके और इसके बीच में यहां किसी डिटर्मिनर का यूज नहीं किया गया है। हर एग्स, ये हर किसके लिए आया है? आया है स्पैरो के लिए। उसके जो अंडे थे वर ब्रोकन, वो टूट गए। एंड कंजंक्शन है, शी सब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया? स्पैरो के लिए आया। क्राइड एक्टिव वर्ब है क्योंकि पैसिव बन भी नहीं सकता। क्राई इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। रोने लगी बड़ी जोर जोर से, एडवर्ब है। हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, उससे कोई दोस्त भी रहे होंगे। अब देखिएगा ना, वी हैव यूज्ड टू हाइफन्स ओवर हियर, वन हियर एंड द अदर इज हियर। तो कभी किसी सेंटेंस में अगर ऐसे कोई दो हाइफन के बीच में कुछ लिखा हुआ हो, तो ये एक्चुअल में इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया रहता है नहीं, उसी का डिस्क्रिप्शन होता है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर। तो उसके फ्रेंड्स हैं तो कौन कौन? वुड पेकर, कटफोड़वा और फ्लाई, मक्खी। फ्लाई अगर वर्ब की तरह ट्रीट होगा तो इसका मतलब होगा उड़ना। अगर फ्लाई किसी नाउन की तरह ट्रीट करें तो उसका मतलब होता है मक्खी। ये दोनों के बारे में इन दोनों ने वादा किया। एक्टिव वर्ब है, पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि इसके पहले बी की कोई फॉर्म नहीं है। अभी बी की क्या फॉर्म है इसके पहले की वीडियो में कई बार पढ़ाया है, तो इस बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके दोस्तों ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे। रो मारी होगी, जाकर के गोल पे गिर गई होगी, दोस्तों मदद करो, एक मतवाला हाथी आया, चाप के चला गया मेरे नेस्ट को, सारे अंडे टूट गए, बच्चे निपट गए पैदा होने के पहले ही।
यहाँ क्या बनेगा आपका द फ्लाई। द फ्लाई क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज द टर्म फ्लाई। दूसरी बार में नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। एक्टिव वॉइस बज्ड, हाथी के कानों में जाकर के। कहाँ लिखा है? इन द एलिफेंट्स ईयर। वेयर? यहाँ पे बनबनाई होगी, हाथी थोड़ा पगलाया होगा, क्या कान में ऐसे बनबना रहा है। ध्यान हटा, द वुड पेकर। द क्यों लगा? क्योंकि एक बार इसके बारे में बात हो चुका है। पेक्ड हिज आइज, उसके आंखों को फोड़ दिया, मतलब उसने उसकी आंखों में चोंच मारा। पेक्ड हिज आइज का मतलब है कि उसकी आंखों में चोंच मारा। तो आंख फूट भी सकती है, उसकी ब्रेक हो सकती है, या फिर चोट लग जाए तो आंख बंद कर लेगा ऐसे। एक मेंढक आया, मेड द एलिफेंट फॉल। अभी मैं स्ट्रक्चर थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। लेकिन अगर किसी से कोई काम कराना है, हंसाना, तो उसका स्ट्रक्चर होता है मेक। पास्ट की बात होगी तो मेड। अब वो somebody, वो पर्सन हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, तब इसका मतलब हो जाएगा हंसाना। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैंने राम को हंसाया, तो आई मेड राम लाफ। मैंने राम को रुलाया, तो आई मेड राम क्राई। मैंने राम को नचाया, आई मेड राम नचाया डांस। मैंने राम से गवाया, आई मेड राम सिंग। तो कहने का मतलब यहां पे है ना कि अ फ्रॉग मेड द एलिफेंट फॉल। मेड द एलिफेंट फॉल, तो हाथी को गिरा दिया। कहां गिरा दिया? इनटू द मडी पिट। पिट का मतलब गड्ढा होता है, मडी मतलब कीचड़, बड़ा गड्ढा रहा होगा। उसको कुछ मेंढक गया, कूदा होगा इधर उधर, हाथी देख के हड़बड़ा गया, क्या कूद रहा है इधर, कोई आंख में मार रहा है, कोई कान में मार रहा है, कोई पैर में आ गया। मेंढक तो ऊपर जा नहीं पाएगा, तो हाथी गिर गया। और जब बड़ा गड्ढा था, द एलिफेंट डाइड। एक्टिव वॉइस है, पैसिव बन भी नहीं सकता, बिकॉज डाई इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये रहा स्टोरी। और इसका मोरल क्या है भाई? इवन द स्मॉल कैन डिफीट द माइटी व्हेन यूनाइटेड। यानी कि जब छोटे लोग एक हो जाएं, तो वो लोग भी बड़े से बड़े ताकतवर जीव को हरा देते हैं। थोड़ा समझाना चाहूंगा मैं यहाँ पे इस लाइन को। तो कहने का मतलब यह है कि एक वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा पुअर। दिस इज एन एडजेक्टिव। लेकिन जब आप ऐसे क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल लगा देता है, कोई क्या द आर्टिकल, तो ये बन जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी कि द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। ऐसे रिच का मतलब अमीर है, और द रिच आपने अगर बोल दिया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग। पावरफुल का मतलब ताकतवर, लेकिन अगर आपने द पावरफुल लगा दिया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ताकतवर लोग। वैसे स्मॉल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, द लग जाने से बन गया छोटे छोटे लोग। वैसे यहाँ पे माइटी का मतलब ताकतवर है, जो बहुत बलवान हो, और द लगा देने से ताकतवर लोग। यानी कि जब छोटे छोटे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को भी हरा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। पसंद आ गई हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, सो दैट कि आप अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए वेट करिए, मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।